आज के वीडियो में सभी पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। ये अगर आपने समझ लिया, इस मूल मंत्र को सीख लिया और इसको कैसे अपने जीवन में उतारना है, इतना आपको समझ आ गया ना, तो फिर बिना मतलब के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से घर से रह के एक प्रॉपर गाइडेंस में अपने बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं। आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जैसी आपकी चल रही है, उसकी भी लाइफ वैसी होगी। आसपास जैसा माहौल देखते हैं, जिन बच्चों को आपने नॉर्मल का टैग दे के रखा है, उनकी कैटेगरी में, उनके स्ट्रीम में, जो मेन स्ट्रीम हम कहते हैं, उसमें बच्चा जुड़ेगा और बिल्कुल नॉर्मल उसकी लाइफ चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऑटिज्म का डायग्नोसिस और उसका थेरेपी का अप्रोच लगभग सारे लोगों को पता होगा कि ऐसे जाते हैं, ऐसे होता है, ये क्राइटेरिया होता है। और थेरेपी अप्रोचेज में कि हाँ ये थेरेपी, वो थेरेपी, वो थेरेपी, 4-5 का नाम सबको पता है। ये ही चलते आ रहा है, चलते रहता है। और ये लिखल पढ़ल जो कहते हैं कि जो किसी ने लिख दिया, हमने वो पढ़ लिया, वही बात मान लिया, हम अपना दिमाग बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते, उसको यूज नहीं करते। जिस एक बात सुनी सुनाई आई गई हो गई, और उसके अलावा हम उससे अलग सोचते भी नहीं हैं, हमको सोचने दिया भी नहीं जाता है। अगर हम थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा सोचने लग जाएं तो वहीं से हम सक्सेस मिलते जाएगा, हमको सक्सीड होते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब आपको समझ नहीं है ये बात कि आड़ा टेढ़ा क्या कह रहे हैं। हमने विलबार्गर्स ब्रशिंग अप्रोच में बताया था कि विलबार्गर ने अपना ब्रशिंग प्रोटोकॉल बताया कि ऐसे 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 करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन में जब ये था तो उसमें यूजफुल चीज़ है एक टूल, विलबार्गर्स ब्रश, जिसको सेंसरी ब्रश कहते हैं। तो उसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ नहीं करना, जैसे कि अंडर आर्म्स में नहीं करना, ये जो इंटीरियर रीजन है इस पर नहीं करना, जेनाइटल रीजन में नहीं करना, उस अप्रोच में है। लेकिन हमने जिन जिन बच्चों में जेनिटलिया रब करने का देखा, उनमें हमने सेंसरी ब्रश का यूज किया और वहाँ से देखा कि काफ़ी हद तक वो इश्यूज बच्चे के कम हो गए। तो ये हमने क्या किया कि धारा के विपरीत, हमने बोला ना कि थोड़ा आड़ा टेढ़ा सोचा, और हमने सोचा कि इसको प्रॉपर गाइडेंस में, मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स को ही बोल दिया कि हाँ आप हमेशा करते रहे, नहीं, ओवर नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर के, थेरेपिस्ट के प्रॉपर गाइडेंस में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक वो चीज़ की जेनिटलिया रब करने का इशू काफ़ी हद तक उससे कम हो गया। इसके अलावा भी और तरह के स्टिमुलेशन यूज किए गए टैक्टाइल, लेकिन उसके यूज करने से काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम कम हुई। एक ये बात है। हमेशा बताते हैं कि आप, मैक्सिमम लोग, पेरेंट्स लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हम तो 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे बच्चे पे ही लगे रहते हैं, दिन रात तो इसी के लिए दे रखा है, इसी के पीछे भागते रहते हैं, थका देता है, अपना कुछ नहीं करते, सिर्फ इसका करना चाहते हैं, कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और हम कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है कि आप दिन रात उस चीज़ को दिमाग में बैठाए हुए हैं और उसी के पीछे भाग रहे हैं, और बच्चे का आप फिजिकल हैरेसमेंट कर रहे हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिले तो है ही है, फिजिकली हरास कर रहे हैं, और वहाँ से और प्रॉब्लम बढ़ती है, बच्चे की रिकवरी नहीं होती है। बच्चे को सेफ एंड सिक्योर माहौल चाहिए है। इसके लिए हमेशा बताते हैं कि फन एंड प्ले एक्टिविटीज़ चाहिए है। फन एंड प्ले एक्टिविटीज़, उसको ये ना लगे कि मेरे ऊपर कुछ बर्डन डाला गया। अगर उसको ये लगते रहेगा कि बर्डन डाला जा रहा है तो फिर वो एक्टिविटी को उस तरह से नहीं लेगा, और फिर वो फन एंड प्ले वे में नहीं होंगे, वो टफ टास्क के तौर पे हो जाएंगे, और उससे बच्चे भागते हैं और रेग्रेशन देखने को मिलता है, कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो इन्हीं सारी बातों को कंक्लूड करते हुए अब समझाते हैं कि कहाँ रॉन्ग अप्रोच है, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और ये जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे इस करेक्ट अप्रोच को अपनी थेरेपी में, तो आप शुरुआत के 10-12 दिन, 15 दिन में देखेंगे कि बच्चे में चेंजेज आने, पॉजिटिव चेंजेज होने शुरू हो गए। तो इसको समझिए और इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात समझते हैं कि मान लीजिए आपका बच्चा बैठता नहीं है, तो सिटिंग इंटॉलरेंस है, एक जगह टिकता नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी ये पकड़ा वो पकड़ा, वो पकड़ा वो पकड़ा, ऐसा करके भागते रहता है।
रेस्टलेसनेस है। अब सिटिंग इंटॉलरेंस, रेस्टलेसनेस वाले केसेस में मैक्सिमम थेरेपिस्ट या फिर थेरेपी सेंटर्स में आप देखेंगे कि वो इश्यूज हैं, और वो ट्रैम्पोलिन जंप और वो जिम बॉल बाउंसिंग और वो लटकन झटकन बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं, बिना इस बात पे ध्यान दिए कि बच्चे को प्रॉब्लम है सिटिंग इंटॉलरेंस की। वो एक जगह स्थिर नहीं बैठ रहा, तो कंसंट्रेट नहीं करेगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देगा, तो वहीं पे सेंसरी प्रोसेसिंग का इशू हो रहा है। वो उस एक्टिविटी पे ध्यान दे ही नहीं रहा है, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी किए जा रहे हैं, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसको डे बाय डे हम ट्रेन कर रहे हैं ना, कि तुमको ऐसे ट्रेन कर रहे हैं, तुम्हारे ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि कमांड को लो, चीज़ों को देख के प्रोसेस करो, कलर समझो, शेप समझो। एक बीड्स की ही बात करते हैं कि बिठा के अगर कराए जा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बीड्स को फेंका और धागे में दे दिया। उनका टारगेट है कि धागे में वो लगाए, कहीं देख के लगा रहा है बच्चा, अब कहीं इधर उधर देख के लगा रहा है, तो उससे बेनिफिट आपको क्या मिला? वो सिर्फ कोरम पूरा किया उसने, लेकिन उससे फ़ायदा क्या मिला? आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी वो नहीं है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है कि एक ही बीड्स को 10 मिनट में लगाए, लेकिन प्रॉपर उसको देखते हुए धागा उसमें लगाए। तो ये सही एक्टिविटी है ना, कि उधर देखते हुए बस लगाया जा रहा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब ये जो हमने कहा कि वो कुदाना, ज़बरदस्ती, कई बार होता है कि पेरेंट ज़बरदस्ती या फिर थेरेपिस्ट ज़बरदस्ती भारी वेट बांध देते, शुरुआत में ही बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ के जकड़ लेते कि नहीं भागने नहीं देंगे, ज़्यादा दौड़ भाग करता है। शुरुआत में ही हमने उसको ट्रेन नहीं किया, शुरू में ही वो डर गया, उसको वो बर्डन लगी चीज़ें, उस पर थोपा गया, वो उसका साइकोलॉजिकल कहीं सपोर्ट नहीं मिला। अब क्या है कि वो कोऑपरेशन उसका जब नहीं मिला, तो साइकोलॉजिकल फियर में कन्वर्ट हो गई चीज़ें। जब आपने ज़ोर से पकड़ा तो वो तो डर गया, उसको लगा कि ये तो हम सप्रेस कर रहे हैं, तो वो डर गया। अब वो वहाँ से बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी या फिर वो रेग्रेशन होते जाएगा? साइकोलॉजिकल फियर, मैक्सिमम लोग आते हैं मेरे पास साइकोलॉजिकल फियर की प्रॉब्लम लेके, कि बच्चे में पता नहीं ये अकेले जाने से डरता है, अंधेरे से डरता है, बीच बीच में चिल्ला उठता है, कभी कभार हाथ ऐसे लेके जाओ कि थोड़ा कंप्रेशन करें तो उसमें भी ऐसा डर जाता है, भागता है। तो ये सब कई बार हम फोर्सफुली ये करने के लिए कई बार बच्चों को मार देते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये टफ टास्क ना देके इसको कैसे ईजी वे में करते हैं ये बताते हैं। सिंपल सी बात ये कर रहे हैं कि जैसे बीड्स होते हैं, एजुकेशनल बीड्स, वो प्लास्टिक की गोटी धागे में लगाने वाले, उसको लेके जितने कलर का बीड्स है उतने कलर का प्लास्टिक का एक डब्बा रखें, कटोरी रखें, कुछ भी रखें मल्टी कलर, उसमें सारे में पहले तो ग्रीन है तो ग्रीन वाले कटोरी में छोटे से में, ब्लू है तो ब्लू वाले में, वाइट है, येलो है, पिंक है, रेड है, सब में अलग अलग सेपरेट आपने रखवा दिया। सेपरेट रखने के बाद से आप उसको कमांड दे रहे हैं कि ये ब्लू में से निकालो, तो ब्लू वाला बता दिया, मान लिया नहीं समझ रहा, आपने बताया कि ये ब्लू है, उसमें से एक निकाला, लगाया, 2-4 मिनट लगेगा, फिर बोलेंगे ब्लू में से निकालो, पहले ब्लू 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 कंप्लीट कर लिया, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। जितनी बार हमने ब्लू बोला उतनी बार वो निकालने गया, वो लगाया, फिर ब्लू बोला, 2-4-5 बार के बाद से उसको समझ आ जाएगा कि इसी में से निकालना है। और यही 5-10 दिन प्रैक्टिस करने पे क्या होगा कि उसके दिमाग में वो पैटर्न बन जाएगा और अपने आप वो कुछ समय के बाद रिकॉल होगा, ब्लू ग्रीन और सारे तरह के कलर समझ में आने लग जाएंगे। कलर आइडेंटिफिकेशन यहाँ से सीख गया। मल्टी कलर चीज़ें थी तो उसको अट्रैक्ट कर रही हैं और वो कंफ्यूज नहीं हो रहा, सब एक ही में मिक्स करके नहीं करवा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा। एक बात, वो जो थेरा पुट्टी आती है, स्लाइम आता है, कुछ भी उस तरह का लेके उस डो में अगर हम बीड्स को ऐसे भर के ऐसे गोली बना दें और बच्चे को बोले कि तोड़ो, उसमें से एक एक करके निकालो, वो निकालते जाएगा और तब उठा के लगाएगा। तो एक तो वो तोड़ रहा तो ग्रिप के लिए एक्टिविटी, एक एक निकाल रहा आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, वो लगा रहा आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। और इस स्लाइम और वो डो और क्ले के खेल में उसको मज़ा आएगा। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी पे ये हो गई बातें।
सिंपल था। अब चूंकि हमने कहा कि सिटिंग इंटॉलरेंस है, रेस्टलेसनेस है। सिटिंग इंटॉलरेंस है तो मैक्सिमम केसेस में सिटिंग इंटॉलरेंस क्या होता है कि एक आध मिनट बैठा फिर तुरंत उठ के भागा, फिर बैठा फिर तुरंत उठ के भागा। उसके पसंद का कुछ खेलने को दे दिया जाए, कुछ खाने को दे दिया जाए, फ़ोन दे दिया जाए चला के, आराम से बैठ के देखे जा रहा, प्रॉब्लम नहीं। मतलब कुछ उसके जैसे इंटीग्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन पे वर्क करना चाहेंगे आप अपने हिसाब से, उसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है, अपने मन की चीज़ें करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो सबसे पहले वही तो उसका इंटरेस्ट जगाना है आपकी एक्टिविटी में। तो फन एंड प्ले एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं कि यही चीज़ें जो बीड्स वगैरह जो लिए थे, अगर एक जग में हम झाग बना दें शैम्पू वगैरह का, या फिर वो जो शेविंग फोम वगैरह का झाग बना के उसमें बीड्स को डाल दें और तब लेके बोलें कि निकाल के एक 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 करके लगाओ, तो बच्चों को पानी से खेलना, झाग से खेलना, इस तरह की चीज़ें, बुलबुलों से खेलना पसंद होता है। आराम से एक पोस्चर में बिठा दें, 2-4-5 मिनट एक एक्टिविटी में आप निकाल सकते हैं। ये फन एंड प्ले एक्टिविटी थी, उसको फोर्सफुली नहीं पकड़ना था, फोर्सफुली ये नहीं करना था। तो एक बात इसी तरह से आप कहा कि रेस्टलेसनेस भी है, तो इसी तरह बिठाए 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 हम बीच बीच में जैसे एक्टिविटी, वो जो टफ एक्टिविटीज होती हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा टफ हो जाता है, महीन काम हो जाता है, उससे उसको थोड़ा सा मतलब वेरिएशन देने के लिए हमने हटा लिया और उसको लेके ऐसा मुट्ठी ये सब दबाने लग गए, ये दबाने लग गए, फेस कंप्रेशन, हेड कंप्रेशन करने लग गए। तो ये सारी चीज़ों से ये डीप टिश्यू कंप्रेशन में आ रहा है। इससे उसकी रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम, वो बीच बीच में चिड़चिड़ापन हो जा रहा था, उठ के इधर उधर भागने लग जा रहा था, ये सारी चीज़ें कम होने लग जाएंगी। और जब ये कंप्रेशन करेंगे, उससे बोलेंगे तुम मेरा करो, तो वो भी एक्साइटमेंट में करेगा। मैक्सिमम बच्चों को हमने देखा है, एक तो बच्चा आता था वो 3-3.5 साल का था, 32-33 किलो तक का वजन था उसका, तो थोड़ा हेल्दी था। बनारस के वो कपल्स थे, उनका बच्चा था खूब हेल्दी सा, मोटा सा, हेल्दी नहीं कहेंगे, मोटा सा कहेंगे। तो उसके यहाँ जो मेड आती थी साफ़ सफाई के लिए, वो क्या करे, मेड की छोटी सी बच्ची दुबली पतली आती थी, उसको अपने क्या करे, नीचे एक मैट्रेस बिछा रहता था उसके घर में, उस पर उसको लेटा के और उसके ऊपर अपना पैर रख देता था, उसका लेके वो कंप्रेशन करता था। तो मतलब ये है कि बच्चे जो आप सिखाएंगे इंटरेस्ट के साथ वो सीखते हैं, बस वो फन एंड प्ले वे में होना चाहिए, वो कभी भी उसके बर्डन ना लगना चाहिए। तो ये करेगा तो जैसे ही वो आपके साथ इन्वॉल्व होने लग गया एक्टिविटीज़ में, बस समझिए आपका काम बन गया। अगर आपकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है आपके साथ, तो मतलब कि आप काम बिगाड़ रहे हैं और ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी असफलता है। इसके अलावा आई हैंड कोऑर्डिनेशन और सिटिंग टॉलरेंस डेवलप करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे अच्छी एक्टिविटी होती है वो टिकली यहाँ जो लगाते हैं, टिकली या बिंदी जो बोलते हैं, तो बिंदी का एक पत्ता लिया जाए और बच्चे को रैंडमली हाथ वाथ पे, फेस वेस पे लगा के छोड़ दिया जाए और एक मिरर के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो सामने जाएगा तो कैसा लगेगा, वियर्ड सा चेहरा लगेगा ना उसका, और वियर्ड सा लगेगा तो फटाफट फटाफट उसको नोचना शुरू करेगा, हटाना शुरू करेगा। तो एक जगह पहले देखा यहाँ है, वहाँ से हाथ लगा के हटाया, ये क्या है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी नहीं थी क्या? इसी तरह से बीच बीच में जैसे पानी वानी लेके मुंह पे छिड़क दिया, थोड़ा वो जो बबल्स वाले ये होते हैं उनको फूंक दिया, ये कर दिया, सब चीज़ें ये बबल्स वाला जो फॉलो करेगा, कहाँ कहाँ बबल भागा, वो सब क्या है, फन एंड प्ले एक्टिविटी है। और वो जहाँ जहाँ बबल जा रहे हैं उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है। ये कंसंट्रेशन के लिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए, सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए, ये फन एंड प्ले वे में था। फोर्स करके आप किसी से अपनी बात क्षणिक तौर पर मनवा सकते हैं, वो लंबे समय तक चीज़ें नहीं चलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि फन एंड प्ले वे में हर एक एक्टिविटी, जैसे बच्चे में बॉडी अवेयरनेस नहीं है तो उसके लिए प्रोप्रियोसेप्शन की एक्टिविटी चाहिए है, तो प्रोप्रियोसेप्शन की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं कि जॉइंट कंप्रेशन ही करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वाल प्रेशर दे दिया, व्हील बैरो वॉक करा दिया, कुछ कुछ जैसे फ्रिज में बॉटल ही जमाना है तो 1-1 लीटर का 5-6 बॉटल है, और बच्चे को बोले कि इसको पानी भरो और फ्रिज में ले जाकर जमा दो, कुछ वजन वाली चीज़ इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर करवा दिया, ये सब कुछ क्या है, ये प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ में, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ में आती हैं।
तो ये सारा कुछ फन एंड प्ले वे में करना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट जगाइए एक्टिविटी में, नहीं तो फिर उसको आप परेशान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो परेशान करेगा। इस बात को ध्यान में रखें। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वीडियो जो आता है हमारा, इसमें कई बार अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं। 4-5 बैकग्राउंड है, 4-5 स्टूडियो हमने बना रखा है वीडियो के लिए। क्यों बना रखा है? वेरिएशन के लिए। एक मेरा चैम्बर है, उसमें का वीडियो रेगुलर बेसिस पे आता है। एक अभी ये है, एक हॉल हमने इसको बना रखा है। एक हमारा जो बोरिंग रोड वाला सेंटर है उसका चैम्बर है, उसका इंटीरियर कुछ अलग बेहतरीन है। एक और वहाँ पे हॉल है, उसको हमने बना रखा है। एक और हमारा पुराना जो चैम्बर था उसको बना रखा है। ये 5 तरह का जो हमने बना रखा है, स्टूडियो का रूप दे रखा है सिर्फ वीडियो क्रिएशन के लिए। और कुछ तो करते नहीं है यहाँ से। कभी बैठ के कुछ बात करना हो, डिस्कशन करना हुआ है, या फिर इसी से रिलेटेड काम हो रहे हैं। क्यों बना रखा है? ये वेरिएशन के लिए। एक ही जगह बैठे 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 बोरियत सी होती है, तो वो जगह छोड़ा, कहीं और बैठ गए। अब यहाँ ये जो रिक्लाइनर पे बैठे हैं, रिक्लाइनर सोफ़ा है, वहाँ फिक्स सोफ़ा है। तो ये बताने के पीछे मकसद ये है, पर्पस ये है, उद्देश्य ये है कि एक्टिविटीज़ में वेरिएशन। टारगेट वही रहना चाहिए। टारगेट मेरा क्या है कि वीडियो बनाना, आपके तक मैसेज पहुंचाना, लेकिन वेरिएशन, उससे मुझे एनर्जी मिलती है पॉजिटिव। क्यों एक ही जगह काम करते करते फिर कहीं घूमने जाने का मन करता है और घूमने जाके हम रिफ़्रेश हो जाते हैं? वेरिएशन चाहिए। हमारे ब्रेन को सेम पैटर्न पे ये करेंगे तो बोरियत सी होने लग जाएगी। तो वेरिएशन, एक्टिविटीज़ में भी ऐसे ही वेरिएशन चाहिए है। अगर वेरिएशन नहीं हुआ, टारगेट सेम रहेगा लेकिन उसी एक्टिविटी को कई तरह से किया जा सकता है। तो वही हमने कहा कि बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करना, इंटरेस्ट जगाना है तो कोऑपरेटिव होगा। नहीं तो फिर बोरिंग ढंग से करेंगे तो फिर तो बोर तो आप भी होंगे और वो भी होगा। तो ये सारी चीज़ें समझ कैसे आएंगी? तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर एक गाइड की ज़रूरत है, प्रॉपर एक डॉक्टर की ज़रूरत है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, जो बेहतर तरीके से गाइड कर सके और आपके बच्चे के री एजुकेशन और आपके एजुकेशन में हेल्प कर सके। ये बात समझना पड़ेगा। हर कोई सिर्फ बच्चे को टारगेट करता है। हम मैक्सिमम केसेस, 70% केसेस में देखते हैं कि बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स बीमार हैं। साइकोलॉजिकली वो इतने स्ट्रेस्ड हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं कि उनको उससे नहीं निकाला जाएगा तो बच्चे का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जड़ पे काम नहीं करके हम सीधे जाके तने पे, ऊपर पे काम करते हैं तो कुछ नहीं होने को है। तो अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, साल 2 साल 4 साल आजमा लिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा, हर जगह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार होके हताशा में आप परेशान हैं, तो आप एक चांस ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, मैनेजमेंट का है, उनसे बात करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और मेरे साथ कंसल्टेशन होगा। फिर आगे कैसे बढ़ना है ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं बेहतर तरीके से, और आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस में, हमारे गाइडेंस में। धन्यवाद।